साथियों नमस्कार। साथियों, आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से भारत की लोकप्रियता दुनिया में बढ़ी, भारत सरकार की लोकप्रियता बढ़ी, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बढ़ी। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों के नेताओं को बुला करके बाहर डेलीगेशन भेजा, तब लोगों को और ज्यादा लगने लगा कि हाँ, ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबको साथ लेके चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ऐसे अवसर तलाश रही थी जहां पर कांग्रेस किसी भी तरह से प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखा सके या किसी तरह से ये दिखा सके कि इनकी डिप्लोमेसी तो फेल हो गई है। तो वो प्रयास लगातार जारी हैं। उसमें कांग्रेस एक के बाद एक झूठ बोलती चली आ रही है। पहले आपको पता है कि ये बोला गया या सवाल पूछा गया कि भारत के कितने फाइटर जेट गिरे बताइए, ये राहुल गांधी ने पूछा था, जबकि ऐसा कोई सवाल पूछा जाना नहीं चाहिए। उसके बाद कांग्रेस ने एक झूठ और उड़ाया कि साहब नरेंद्र इज सरेंडर, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है। अभी मैं सरेंडर वाले पे आऊंगा दोबारा। उसके बाद एक झूठ उड़ाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी को तो G7 में बुलाया ही नहीं है, हमारी डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है। फिर इसको एक मौका बना करके हवा में उछाली गई बात, लेकिन बाद में पता चला कि यह भी एक झूठ था और बाद में कनाडा ने प्रधानमंत्री मोदी को बुला लिया था। उसके बाद एक झूठ और चलाया गया कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्रंप से फोन पे बात करी है, ये हालिया झूठ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्रंप से बात करी है फोन पर, उसमें हमारे विदेश मंत्रालय ने जो ब्रीफ किया है वो ब्रीफिंग कुछ और है और अमेरिका जो ब्रीफिंग दिखा रहा है वो कुछ और है। इस तरह एक प्रेस के सामने जयराम रमेश ने एक डॉक्यूमेंट भी दिखाया कि देखो अमेरिका तो ये कह रहा है लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय ये कह रहा है। फिर जब उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से देखा गया तो पाया गया कि ये जो जयराम रमेश साहब का दिखाया गया डॉक्यूमेंट है ये अभी लेटेस्ट नहीं है, ये जनवरी का है। पुराना डॉक्यूमेंट दिखा करके लोगों को गुमराह कर रहे थे। मतलब कांग्रेस कहीं ना कहीं लगी हुई है कि कैसे भी करके मोदी को फॉरेन पॉलिसी में या डिप्लोमेसी में कैसे भी नीचा दिखाओ। अब ये तो हो गया, चलो विपक्षी पार्टी का एक कॉन्सेप्ट हो गया, उनका काम है ये सब करना। लेकिन आप गौर करिए, जो इंटरनेशनल नेक्सस है, जो समय समय पर ऐसे वर्ड्स कॉइन करता है, ऐसे टॉपिक्स देता है अपनी टीम को, उसकी टीम में जो इंटरनेशनल नेक्सस है डीप स्टेट वाला, इनकी टीम में कौन कौन शामिल है? यूट्यूबर शामिल हैं, पत्रकार शामिल हैं, कई राजनेता शामिल हैं, भारत में कुछ चुनिंदा नेता शामिल हैं। ये सब आपको पता ही होगा, बॉलीवुड वाले भी शामिल हैं। तो आप गौर करिए, पिछले कुछ दिन से लगातार एक वर्ड को कॉइन किया जा रहा है अलग अलग सेक्शन के लोगों के द्वारा, और ये वर्ड है सरेंडर। ये सरेंडर तब से कॉइन हुआ है जब से राहुल गांधी ने नरेंद्र इज सरेंडर शब्द यूज किया था। आप अगर देखें तो आप देखेंगे राहुल गांधी ने सबसे पहले नरेंद्र सरेंडर कहा, फिर कहा कि इनकी तो सरेंडर करने की आदत है, जबकि राहुल गांधी ये भूल गए कि समय समय पर सरेंडर कौन करता आया है। अगर इतने ही ज्यादा तुम बहुत बड़े देशभक्त थे या बहुत बड़े स्टेप तुम उठाते थे तो जब 26/11 हुआ था तो उसके बाद तुमने क्या किया था ये बता दो। राहुल गांधी उस पर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होगा कुछ। ठीक है, तो ये सरेंडर वर्ड यहां से आया था। आप क्रोनोलॉजी समझना, देखो ये नेक्सस काम कैसे करता है, पूरा नैरेटिव कैसे काम करता है। तो राहुल गांधी ने ये वर्ड दिया, अच्छा ये राहुल गांधी ने नहीं दिया होगा, राहुल गांधी को भी किसने दिया होगा? राहुल गांधी ने सबसे पहले बोला। ठीक है साहब, उसके बाद तमाम तरह के लोग इस वर्ड को यूज करने लगे। पॉडकास्ट में लोगों से पूछा जाने लगा, बीजेपी के नेताओं से पूछा जाने लगा। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में एक पत्रकार है जो अपने आप को निष्पक्ष कहता है, मैं क्रोनोलॉजी दिखाऊंगा, आप गौर से देखना। इसने भी एक इस तरह का वीडियो बनाया और देखिए सरेंडर मोदी या मृगेंद्र मोदी, इस तरह से। और ये इस तरह के वीडियो बनाते हैं जिससे राहुल गांधी थोड़े से पॉजिटिव दिखाई दें। राहुल का अटैक, हरकत में आयोग, देख रहे हैं? तो सरेंडर वर्ड फिर इन्होंने यूज किया, देख लिया आपने। इसके बाद आइए आपको एक और व्यक्ति दिखाता हूं जो हाल ही में वीडियो लेकर के आया है सरेंडर वाला, ये रहा। ठीक है साहब, कांग्रेस के नेता अलग अलग सरेंडर सरेंडर कर रहे हैं, वो कर ही रहे हैं, बात समझ गए आप। उसके बाद एंटोनियो माइनो ने आज उनका द हिंदू में एक एडिटोरियल आया है जिसमें एंटोनियो माइनो का कहना यह है कि सरेंडर ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज का सरेंडर कर दिया है केंद्र सरकार ने। तो आप देख रहे हैं, एक थीम दी जाती है, एक स्क्रिप्ट दी जाती है जिसको दोहराना होता है, और वो जिस टाइम दी जाती है उसके बाद आप देखोगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद हर आदमी दोहराता चला जाता है जो इस पूरे नेक्सस से जुड़ा हुआ है। आप कहोगे एंटोनियो माइनो ने ऐसा क्या कह दिया? एंटोनियो माइनो कह रही है कि भारत सरकार को ईरान का साथ देना चाहिए ईरान वर्सेस इजराइल में। इनका कहना क्या है आप खुद देखिए, मैं आपको पढ़वा देता हूं। ये कह रहे हैं कि इन एन ऑप एड फॉर मतलब एडिटोरियल फॉर द हिंदू, मिसेस गांधी कंडेम्ड इजराइल्स जून 13 मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरानियन टेरिटोरी एज इलीगल एंड वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी। इनका कहना यह है एंटोनियो माइनो का कि 13 जून को जो इजराइल ने ईरान पर हमला किया वो ईरान की सॉवरेनिटी को वायलेट करता है और ये ठीक नहीं है।
इनका कहना यह भी है कि सेंटर अभी तक ईरान और इजराइल दोनों को लेकर के चुप बैठा हुआ है, इसलिए केंद्र सरकार की जो डिप्लोमेसी है दैट इज नॉट राइट एट दिस प्लेस। इनका कहना यह भी है, आगे इन्होंने बाकी चीजें भी कही हैं, इनका कहना यह भी है कि जो साइलेंस है वो ठीक नहीं है और ये डिप्लोमेटिक लैप्स को दर्शाता है। भारत को, इनका कहना यह है कि भारत को अपनी मॉरल और स्ट्रेटेजिक ट्रेडिशंस को कंटिन्यू रखना चाहिए। उसके अलावा इनका यह भी कहना है कि भाई ऐसा है, मैं इनकी पूरी बात तो क्या ही आपको बताऊं, पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। इनका कहना यह है कि लंबे समय से हम ईरान के साथ एक वैल्यू और कल्चर और इन सब को लेकर के एक रिश्ता बनाते चले आए हैं, इसलिए हमें ऐसी स्थिति में ईरान को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ देना चाहिए। इनका कहना यह भी है कि इजराइल और हमास के दौरान भी हमने देखा कि इजराइल ने किस तरह से फिलिस्तीनियों के साथ उनकी सॉवरेंटी का भंग किया, वहां पर निर्दोषों की जान गई। फिलिस्तीन का मुद्दा भी उन्होंने इसमें जिक्र किया है। साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि माना कि भारत इजराइल से भी संबंध रखे हुए है, ईरान के साथ भी रखे हुए हैं, लेकिन इजराइल के साथ तो अभी संबंध स्टार्ट हुए 1993-1994 के आसपास, लेकिन ईरान के साथ तो हमारे लंबे दशकों पुराने संबंध हैं। इनका कहना यह भी है कि जब से ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जब सरकार आई है, इस्लामिक ईरान बना है, उसके बाद से तो भारत से उसके संबंध अच्छे रहे हैं। पहले इतने अच्छे नहीं थे, पहले ईरान पाकिस्तान और यूएसए की तरफ झुका हुआ था। उसके साथ ही इनका कहना यह भी है, आप सुनिए इनकी बात को, इनका कहना यह भी है कि भारत को अपना स्टैंड लेना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई निर्दोषों की जान जा रही है। इसमें अस्पतालों पे भी अटैक हो रहे हैं, इसमें अन्य सिविलियन टारगेट्स पर भी अटैक हो रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि 1994 में ईरान ने भारत की हेल्प करी थी यूएन में एक रेजोल्यूशन चलाने में, जो कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स को लेकर के रेजोल्यूशन चलाया गया था, उसमें ईरान ने भारत की मदद करी थी। उसके साथ इन्होंने इसराइल का भी जिक्र किया, इन्होंने कहा इसराइल के साथ हम अपने अन्य प्रकार के और भी रिश्ते रखते हैं, जैसे कि इसराइल से हम हथियार वगैरह लेते हैं, ऐसा इन्होंने इसराइल का भी जिक्र किया है। साथ ही इनका यह भी कहना है कि ईरान ने तो ये JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 में एक न्यूक्लियर डील भी करी थी यूएसए के गुट के साथ, फिर यूएसए ने 2018 में उससे पीछे पैर खींच लिए, तो इसमें ईरान का क्या दोष है, ऐसा इन्होंने ये भी कहा है। इन्होंने ट्रंप पर भी आरोप लगाए हैं। इनका कहना यह है कि ट्रंप आज जिस तरह से ईरान पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो न्यूक्लियर बम बना रहा है, सारा कुछ है, ऐसा ही अमेरिका ने एक टाइम पर इराक के साथ किया था, फिर इराक को युद्ध में धकेल दिया था, और फिर बाद में पाया गया कि अमेरिका की जो खुद की तहकीकात थी वो गलत थी, इराक में ऐसा कोई बम पाया ही नहीं गया था, जबकि अमेरिका उस बम के बहाने ही इराक पर अटैक करने गया था। तो बोले ऐसे कुछ ईरान में अमेरिका कर रहा है। तो अमेरिका पहले खुद इतिहास देखें कि किस तरह से उनकी ही इन्वेस्टिगेशन गलत साबित हुई थी एक टाइम के बाद। उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 55,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं। ठीक है साहब, गाजा में एक तरीके से फेमाइन जैसी स्थिति हो गई है, कई सारे सिविलियन ऐसे हैं जो कई अलग अलग हार्डशिप से गुजर रहे हैं, ऐसी हार्डशिप से जिन्हें कहा भी नहीं जा सकता, इतनी दिक्कतों से गुजर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। साथ ही इनका यह भी कहना है कि हमारी सरकार को चाहिए कि वो स्टैंड ले और क्लियरली एक्ट करे, रेस्पॉन्सिबल तरीके से करे, और एक डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए जो ये वेस्ट एशिया में प्रॉब्लम हो रही है, इसको जो है भारत अपने हस्तक्षेप से कुछ कम करने की कोशिश करे। उसके अलावा इनका यह भी कहना है कि जो हमारे नेहरू जी थे, उन्होंने हमेशा से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में अगुवाई करी है। हम नेम की पॉलिसी अपनाते आए हैं, कभी भी कोई गुट की तरफ हम नहीं रहे हैं, हम हमेशा मुद्दों की तरफ रहे हैं। और इधर इजराइल और ईरान में देखें तो मुद्दा ईरान के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, लगता है कि इजराइल ने उस पर सामने से अटैक किया है। इन शॉर्ट पूरी बात यह है कि ईरान को सपोर्ट करने को कह रही हैं, समझ गए आप, वो तर्कबाजी दे रही हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इन्होंने जो ये पूरी बात कही है, ये देखिए, जो इजराइल बम कर रहा है ईरान पर, उसमें जो साइलेंस है इंडिया का, उस पर इन्होंने हिट किया है। तो साहब ये पूरा ईरान के बारे में उन्होंने बोल दिया, ठीक है। अब आपसे मैं पूछता हूं, ये आप अपने मित्रों से पूछना जो न्यूट्रल होने का दावा करते हैं, जो सेकुलर होने का दावा करते हैं, उनसे यह पूछना कि एंटोनियो माइनो ने बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो हो रहा था पिछले साल या अभी भी जो हो रहा है, उसके बारे में कभी ऐसे बोला, या कांग्रेस ने इस तरह से बोला कभी? ये लोग फिलिस्तीनियों के साथ तो बड़े आंसू बहाते हैं, देखिए समय समय पर कांग्रेस किस तरह से फिलिस्तीनियों के साथ खड़ी रहती है, ठीक है। फिलिस्तीनियों के साथ तो इन्हें बड़ी संवेदनाएं हैं, फिलिस्तीनियों के लिए तो इस तरह के बैग लेकर के आते हैं, ठीक है साहब। लेकिन क्या बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए इन्होंने कुछ बोला? नहीं बोला। क्या इन्होंने पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत पर अटैक किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, या पहलगाम वाला भी जो किया था, उसके खिलाफ इस तरह से इन्होंने उसकी निंदा करी थी? नहीं करी थी। क्या इजराइल के ऊपर ईरान ने जो सिविलियन अटैक किया, अब आप देखो, फिलिस्तीन तो ये लोग कर रहे हैं, जो हमला हुआ था वो इजराइल वर्सेस हमास हुआ था। पहले इजराइल हमास को मार रहा था,
अब हमास चूंकि निर्दोष लोगों का आवरण बना लेता है, उनको आगे कर लेता है ढाल की तरह, तो निर्दोष भी उसमें मारे गए, जाहिर सी बात है फिलिस्तीन के थे वो, तो उस फिलिस्तीन का इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। लेकिन जब इजराइल ने अभी ईरान पर अटैक किया, तो इजराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक किया था, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक किया था, और ईरान के ऑफिशियल्स पर किया था। इजराइल ने ईरान के किसी भी सिविलियन नागरिक पर तो अटैक नहीं किया था, लेकिन जब ईरान ने इजराइल पर किया तो इजराइल के सिविलियंस पे किया, वहां के अस्पताल पे किया, वहां की अलग अलग बिल्डिंग्स पे किया। तो क्या इजराइल में रह रहे सिविलियंस निर्दोष नहीं हैं? उनके लिए क्या इन्होंने एक भी आवाज उठाई? नहीं उठाई। यही दोहरा इनका चरित्र है जो मैं आपके सामने उजागर करना चाहता हूं। ये इनका स्टैंड है साहब। अब ये इस तरह की बातें क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको अपने एक वोट बैंक इंप्रेस करना होता है, वो आप समझ ही रहे हैं। अभी एक बात और बताता हूं ईरान की। ईरान ने पूरी दुनिया में केवल एक देश के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया और कहा कि अपने विमान यहां से ले जाओ और जितने भी आपके नागरिक फंसे हुए हैं इनको ले जाओ। तो हमारे लगभग 1000 छात्र ईरान में फंसे हुए थे और ये ज्यादातर जम्मू कश्मीर के थे। हमने ऑपरेशन सिंधु चला करके उन बच्चों को बाकायदा फ्लाइट से इंडिया बुलवाया, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से बस कर दी गई कि आप कश्मीर पहुंच जाइए। उन बच्चों ने बाकायदा वीडियो बनाया कि देखो हमें कैसी बस में भेजा जा रहा है, देखो कैसी खटारा सी बस है, इस तरह से मुद्दा बनाया कि देखो भारत सरकार कितनी उनके साथ ज्यादती कर रही है। बोले इन बसों में हम जाएंगे, हम ऑलरेडी परेशान थे, अब क्या इन बसों में जाएंगे? भाई तुम ही भाईचारे के नाते ईरान में गए थे पढ़ने के लिए, आज वहां पर तुम पर मिसाइल बरस रही हैं, वो तुमको ओके लग रहा है, लेकिन भारत सरकार तुमको वहां से ले आई, बचा लाई अपनी डिप्लोमेसी के कारण। एकमात्र देश को जिसको जाने दिया ईरान ने, उसकी तो तुम वाहवाही नहीं कर रहे हो, तुम इस बात की कंप्लेंट कर रहे हो कि बस ऐसी क्यों है। लगता है तुम हमेशा मर्सिडीज बसों में घूमे हो, कभी भारत की ट्रेन में नहीं घूमे, लोकल बसेस में नहीं घूमे। और अगर तुम्हें सवाल खड़ा करना है तो कांग्रेस से खड़ा करो। 70 साल से कांग्रेस का इस देश में बस और ट्रेन की सुविधाएं अच्छी नहीं कर पाई, जो तुम इसी सरकार से एक्सपेक्ट कर रहे हो। और जो लोग वहां से आए हैं या कश्मीर जा रहे हैं, इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनके परिवार ने मोदी को एक भी वोट दिया हो और तुम्हें सुविधाएं मोदी से पूरी पूरी चाहिए? तो इस पर भी पहले विचार करें, उसके बाद जो है कंप्लेंट्स करें, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक चीज बताई कि कैसे सरेंडर शब्द को लेकर के नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, आप देख चुके हैं। अब पिछले साल भी एक नैरेटिव इस तरह से गढ़ा गया था। उस समय शब्द सरेंडर नहीं था, उस समय शब्द था डिक्टेटर। ट्रंप को डिक्टेटर बताया गया, चुनाव के लिए खड़े हुए थे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी को डिक्टेटर बताया गया, आपको पता है, एक के बाद एक वीडियोस आए थे। उसके बाद आपको पता है शेख हसीना को डिक्टेटर बताया गया था। आपको मैं सबूत दिखा देता हूं, ये देख लीजिए, ये देखो, ये लाला, बाय बाय हसीना, डिक्टेटर वर्सेस स्टूडेंट्स, एंड गेम ऑफ हसीना। एक के बाद एक वीडियोस बन रहे हैं, 10 महीने पुराने। कौन है डिक्टेटर? हसीना, ठीक है जी। आगे देखिए, सरेंडर तो ये कर ही रहे हैं, ये देखिए, डिक्टेटर ऑफ बांग्लादेश। इसी लड़के ने मोदी को भी डिक्टेटर बताया था, ठीक है। तो ये वर्ड वहां भी कॉइन हुआ था। तो आप जितने भी लेफ्टिस्ट चैनल है सबको देख लो, सब डिक्टेटर पर वीडियो बना रहे थे उस वक्त और डिक्टेटर शब्द ही यूज कर रहे थे, ठीक है। अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए और अपने न्यूट्रल दोस्तों से पूछना जिसको आपको लगे न्यूट्रल है वो। अगर ये शेख हसीना डिक्टेटर थी तो अभी पाकिस्तान में जो आसिम मुनीर है वो क्या है? और अगर आसिम मुनीर सिर्फ एक जनरल तक या जो फील्ड मार्शल वो बन गया है, फील्ड मार्शल वहीं तक सीमित है, तो ट्रंप से मिलने आसिम मुनीर क्यों जा रहा है? पाकिस्तान का पीएम या पाकिस्तान का प्रेसिडेंट क्यों नहीं जा रहा? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये है कि हमारे देश में इस टाइप की जमात जो है ईरान को सपोर्ट कर रही है आजकल, इजराइल वर्सेस ईरान में। तो ईरान में कौन सी जो है लोकतांत्रिक सरकार है, जरा ये बताइए। तो ये जो वहां का जो खमैनी है वो क्या जनता द्वारा चुना गया है? क्या वहां डिक्टेटरशिप नहीं है? इस पर तो एक भी वीडियो नहीं बनता इनका। या बांग्लादेश में जो ये आया था मोहम्मद यूनुस, ये कौन सा जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आया था? बताइए, क्या वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के आया था? उस पर तो ये कुछ नहीं बोलते। चीन में जो शासन चल रहा है वो कैसा है? भाई अगर तुमको विदेशी मामले पे इतने वीडियो बनाने हैं तो तुम सिर्फ बांग्लादेश पे ही क्यों बनाए? चीन पे बनाते, ईरान पे बनाओ, पाकिस्तान पे बनाओ, बांग्लादेश पे बनाओ जो बाद में रिजिम चेंज हुआ उसके बाद। क्यों हिम्मत नहीं पड़ती इनकी? इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि जो बताया जाता है वही किया जाता है। आप समझ रहे हैं? तो ये इनका पूरा एक मोडस ऑपरेंडी है, आप इसकी चीज को जानिए। इसने भी डिक्टेटर बनाया था, बहुत नीचे वीडियो होगा इसका, ढूंढना मुश्किल है, आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं अपने घर में। ये भी वही डिक्टेटर कर रहे थे उस वक्त। तो आप ये देखिए किस तरह से पूरा एक तंत्र काम करता है। मेरा उद्देश्य यहाँ किसी को पकड़ के नेगेटिव लाइट में या पॉजिटिव लाइट में दिखाना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको यह दिखाना है कि चीजें नैरेटिव के हिसाब से चलती हैं और किस तरह से बताया जाता है कि अब इसको ऐसे घेरना है। तुम अगर इंडिया की पॉलिसी में ज्यादा सपोर्ट करोगे तो फिर ये हो जाएगा कि मोदी को हराना मुश्किल हो जाएगा। अब कैसे भी लपेटो, कैसे भी करो, घेरो मोदी को, कोई भी चीज पे घेरो। पहले कहते हैं कि G7 मोदी को बुलाया नहीं,
फिर कहते हैं बुला लिया तो इतनी देर क्यों कर दी, क्या भारत सरकार ने खुद आग्रह किया था कि मुझे ही बुलाओ, मुझे ही बुलाओ? फिर उनको इस बात पे भी आपत्ति है। ठीक है साहब, ट्रंप से मिलने नहीं गए तो इस बात पे भी आपत्ति है कि भाई जब वो बुला रहा था, कनाडा के बगल में ही था, तब आप क्यों नहीं मिलने गए? आप क्या चाहते हो कि पहले कनाडा से भारत आ जाओ और फिर यहां से तेल फूक करके वहां पे जाओ? यूएसए बगल में था तो हो आते, बुला रहा था तो। अच्छा, अगर मोदी जी मिलने चले जाते तब इनको और दिक्कत होती। ये कहते अच्छा मोदी जी ट्रंप से इतना डरते हैं, इतना सरेंडर हो गए हैं कि ट्रंप जब फोन कर देता है चले जाते हैं। आसिम मुनीर भी यूएसए में है, मोदी जी भी यूएसए में पहुंच गए। इसका मतलब कहीं सच तो नहीं कह रहा था ट्रंप कि उसने सीज फायर कराया है। फिर एक नया नैरेटिव लेकर के आते। तो ये वो लोग हैं जिनको हर हाल में यहाँ के जेंजीज को, या जो न्यूट्रल टाइप के लोग हैं, या जो स्विंग वोटर्स हैं, उनको इन्हें स्विंग करना होता है, उनका ब्रेन वॉश करना होता है। इस तरह के तथ्य ये लोग रखते हैं कि आदमी को विश्वास हो जाता है कि हाँ हाँ ये सही कह रहे होंगे, जबकि ये आधी चीजें दिखाते हैं। हम तो आपके सामने सब लिंक खोल के बैठ जाते हैं कि साहब आप देख लीजिए, हम तो आपसे कह रहे हैं आप खोल के देख लीजिए, यूट्यूब तो आपके पास भी है। इस तरह से देश में खेल चलता है। तो एंटोनियो माइनो जो भी बिस्तर पे है, हॉस्पिटलाइज्ड है, वो द हिंदू को अपना एडिटोरियल दे रही हैं। सोचो उनको कितनी ज्यादा दिलचस्पी है ईरान के बारे में बोलने के लिए। इससे पहले तमाम मुद्दे हो गए, इस पर बोलने के लिए इन पर दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इन जैसे पत्रकारों को एक बात पर और दिक्कत होती है कि मोदी जी इतनी विदेश यात्राएं क्यों करते हैं, मोदी जी इतना देश का धन क्यों बर्बाद करते हैं। आपको पता ही है 10-12 साल से ये लोग यही कर रहे हैं, मोदी जी विदेश यात्रा पे ही रहते हैं, विदेश यात्रा पे ही रहते हैं। और ये राहुल गांधी जो अभी फिलहाल में विदेश यात्रा पे है पिछले 1-1.5 हफ्ते से, उसके बारे में कोई सवाल पूछ रहा है कि वो कहाँ है? ये एक आरटीआई ये बताती है कि साल में कम से कम 55 से 65 दिन राहुल गांधी विदेश में रहता है। कहां जाता है, किससे मिलता है, कब कैसे क्या करता है, किसी को नहीं पता। एक आध यात्रा जो उसकी ऑफिशियल होती है वो पता होती है बस, कि अभी यूएस में या यूके में। बाकी तमाम तरह के देशों में घूमता रहता है। कभी इन्होंने सवाल पूछा कि राहुल गांधी कहाँ हैं, किससे मिल रहे हैं, क्यों उनकी कोई तस्वीर जारी नहीं होती, क्या अभी फलाने देश में है? जबकि राहुल गांधी भी जिस पैसे से यात्रा कर रहे हैं वो भी टैक्स पेयर का पैसा है। और अभी तो लू है, वो लू का मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं, हमारे टैक्स से ही तो घूम रहे हैं, तो हमें अधिकार है जानने का। इन जैसों की क्यों हिम्मत नहीं पड़ती कि राहुल गांधी से पूछें कि उनका जो यात्रा है वो कहां हो रही है? नहीं पूछेंगे। आप जानिए इस बात को, आप खुद अपने दिल से पूछिए कि क्या मैं जो कह रहा हूं वो सही है कि नहीं है। ब्रेन वॉश मत हुई अपनी जाति, अपने धर्म और अपनी चीजों को लेकर के। देश हित को ध्यान में रखते हुए, लोगों की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए आप फैसला लीजिए। इसलिए मैं ये आप पे छोड़ता हूं। और आप देख लीजिए कि इस समय एंटोनियो माइनो किस पर स्टैंड ले रही हैं, कुछ समय पहले इनकी बेटी किस पर स्टैंड ले रही थी, और इनका बेटा किस तरह से बातें करता है, सब आपके सामने है। फर्ज कीजिए अगर इनके हाथ में सत्ता होती तो अभी शायद हम वो नहीं होते जो आज हम हैं। यहीं पे मैं समाप्त करता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।